जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज 3-4 इश्यूज़ हैं जिन पे थोड़ी थोड़ी बात करने की ज़रूरत है। 3 या 4 इश्यूज़ हैं, लिहाजा कोशिश करूँगा मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँ और हर टॉपिक को ज़रा उसको टच किया जाए। एक तो आपको पता है कि यहाँ पे आज कश्मीर में मीरपुर साइड जो है वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं और बताया जा रहा है कि इलेक्शंस का कुछ ज़्यादा टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं रहा, लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकले और चंद 100 ही वोट वगैरह कास्ट हुए हैं और अभी से उनके रिज़ल्ट वगैरह आने शुरू हो गए हैं। लिहाजा फेजेस वाइज जो हैं ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पता चला है कि जनाब के वहाँ से लोग जो हैं, जो तहरीक के लोग हैं, अपना जो काफ़िला था उनका लॉन्ग मार्च था मुजफ्फराबाद की तरफ, तो वो भी चल पड़ा है। लिहाजा दोनों साइड से ये बड़ी ये डिस्टर्बिंग रिपोर्ट जो आ रही है कि खुदा न खासा कोई क्लैश की सिचुएशन ना बने। बहरहाल हम देखते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ना कोई सिचुएशन इसी तरह की बनी है। कोई मुल्क इस वक्त आपको सुकून का सांस लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने अपने इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। अभी हम ये इंडिया में देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की ये रैली कहें, प्रोटेस्ट कहें, एक बहुत बड़ा सिट इन जो था, धरना जो था वो दिया गया और वहाँ पर जो मनाज़र देखने को मिले उन पर टॉर्चर हुआ, लाठी चार्ज जो है, वाटर कैनन यूज़ की गई, बैठन, मतलब सब कुछ पुलिस ने जैसे हमारे यहाँ इस खिते में पुलिस करती है वही कुछ हुआ। और फिर उसके बाद वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा दिया। अब पता यह चला है जनाब कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और फिर इस बात का ख़तरा जो है कि वहाँ हिंदुस्तान में दोबारा जो स्टूडेंट्स की मूवमेंट है वो शुरू हो जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जो स्टीम थी, जो दबाव था वक्ती तौर पर मोदी साहब और उनकी पार्टी ने, स्टूडेंट्स क्योंकि ऑर्गेनाइज उस तरीके के नहीं होते, पॉलिटिशियन नहीं होते, क्रुक नहीं होते, वो कोई उनमें मकारी नहीं होती, अयारी नहीं होती, इनोसेंट होते हैं स्टूडेंट। कितने को होते हैं 16 साल से लेके अगर आप 20-22 साल तक देख लें, 25 तक भी देख लें, वो भी लाइफ में आ रहे होते हैं। लिहाजा उन्होंने इतने सारा उन्होंने क्रुक और मकार और अयार लोगों से उनका वास्ता नहीं पड़ा होता कि कैसे लोग वादे करके मुकर जाते हैं। टॉकिंग अबाउट पूरी दुनिया की बात करूँ, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया में ये कुछ हो रहा है कि जो वादे उनसे किए गए या जो उनसे कमिटमेंट की गई थी कि स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, पर्चे वापस लिए जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ वो कार्रवाई शुरू हो गई। दोबारा कहा जा रहा है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर उनको कल सुबह तक रिहा ना किया गया तो वो दोबारा सिट इन करेंगे। अब दोबारा वो इतनी ये कोशिश में इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हुकूमत उनको इकट्ठा होने देगी नहीं होने देगी। जो उस वक्त बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो स्टीम है, जो इस वक्त दबाव है, आप इसको आप नीचे ना जाने दें। लेकिन मेरी इस पर कुछ डिफरेंट इस पर रीडिंग्स है। हुकूमत तो ये अभी समझा जा रहा है, उनके जो हामी हैं वहाँ पे इंडिया में कह रहे हैं कि जनाब की हुकूमत ने बड़ा उनको टैक्टफुली उनको हैंडल किया है और बड़ी समझदारी से उन्होंने जो दबाव था उसको वाल्ट ऑफ कर दिया। एक वज़ीर की कुर्बानी दे के उन्होंने बहुत बड़ी अपनी हुकूमत जो है, मोदी साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो अपनी हुकूमत को उन्होंने बचा लिया है। लिहाजा नाउ दिस इज़ टाइम टू हिट बैक। अब ये पे बैक टाइम है स्टूडेंट्स को, अब पे बैक ये करना पड़ेगा। तो क्या इसमें हुकूमत उनकी कामयाब रहेगी इंडिया की? इस पे तारीख क्या बताती है, हिस्ट्री क्या बताती है और इस तरह के स्टेप्स से क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें निकलती है। आई विल कम बैक टू ऑन दिस इशू एज वेल, इस पे आऊँगा। साथ में मैं ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान को हम टच करना चाहते हैं कि जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं वीडियो देख रहा था, हमारे दोस्त हैं शहजाद इकबाल, उनके प्रोग्राम में कल परसों जो है राना सनाउल्लाह साहब थे और वहाँ पे उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की एक वीडियो चलाई जब उनको उससे सवाल पूछा कि राना साहब ने फरमाया था कि पीपल्स पार्टी जो 3000 बिलियन रुपीज़ जो है वो वहाँ से कराची या सिंध का जो पैसा था वो वहाँ से निकाल के दुबई ले गई है। इट्स ए ह्यूज इंकशाफ है, बहुत बड़ा, मतलब एक कहना 3000 अरब की मजाक नहीं है, बहुत बड़ी मतलब अमाउंट है और कई बिलियंस ऑफ डॉलर बनती है। देखा जाए 10 बिलियन डॉलर के करीब बनते हैं, 10 बिलियन डॉलर्स के करीब वो कहते हैं वहाँ से सिंध से दुबई भेज दिया गया। किस किस ने भेजा इसकी डिटेल नहीं बताई थी। अब यही सवाल उन्होंने उनसे कर लिया, उस पर राना साहब वो नाराज़ हो गए। हसन मुश्तबा साहब वो पीपल्स पार्टी पंजाब के बैठे से कि आपने इनके सामने मुझसे क्यों पूछ लिया। उन्हें ये थे कि हसन मुश्तबा साहब जो हैं वो उन पर तबरा ना पढ़ना शुरू कर दिया। राना साहब थोड़े से घबरा गए कि आप इनके सामने क्यों पूछे, आप कौन होते हैं, हम जाने, पीपल्स पार्टी वाले जाने, मीडिया का ये रोल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ये करती रही है, बला बला। मेरा राना साहब से पूछना बनता है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आ गई है? क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट ने फिक्र दिया था 3000 अरब का कि ये पकड़े, चिट पकड़े और पढ़ लेते हैं, जिसको आपने कहा हाँ बात हुई थी, कोई ड्राइंग रूम में भी बात नहीं हो रही थी, कोई आप बात कर रहे थे, रिकॉर्ड हुई है, सामने आई है। चलो मतलब गॉसिप लोग करते रहते हैं, हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, नो डाउट। अब हर गॉसिप को भी हम टीवी पे नहीं चढ़ा देते, हर एक को भी हम वीलॉग नहीं बना देते, हर एक को भी खबर नहीं बना देते और हर एक को स्टेटमेंट भी नहीं दे देते, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में
इलेक्शंस हो रहे हैं और उस वक्त लोगों को बताना ज़रूरी है कि ना पीपल्स पार्टी कितनी करप्ट ये जमात है, $10 अरब जो है ये खा पी गया सिंध का। अब जब वो बात सामने ये एंकर ने आपसे पूछ लिया, अपने एंकर पे चढ़ाई कर दी कि आप कौन होते हैं, तो राना साहब ये क्या आपका ज़ाती मसला है? मतलब 3,000 अरब जो था क्या नवाज़ लीग का और पीपल्स पार्टी का ज़ाती मसला है? इज़ इट ए पर्सनल? क्या आप लोग आपस में मतलब वो आप पे इल्ज़ामात लगा दें कि ये देखें जी कि इन्होंने वहाँ पे ये एमन फील्ड्स में ये पार्क इनका जो था वहाँ पे, और उसमें लंदन में इन्होंने वो ले लिए, फ्लैट्स ले लिए हैं, इंक्वायरीज होती रही हैं, रहमान मलिक साहब इंक्वायरीज करते रहे हैं, इसके वो सामने है सारी। तो वो कभी कहते हैं कि इनके जनीवा में पैसे पड़े हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, ये उनका ज़ाती मसला है। कभी वो कहें जनाब 10 अरब जो है वो पीपल्स पार्टी खा गई है और वो दुबई निकाल गए। आप कहते हैं हम आपस में कर लेंगे, हम एक दूसरे को ताने दे के सेटल कर लेंगे, आप दरमियान में ना आए। तो इज इट योर पर्सनल मनी? चलो पर्सनल ज़ाती को लोन दिया है, कर्जा दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, राना साहब ने उनको, जरदारी साहब को या मुराद अली शाह साहब को या बिलावल भुट्टो साहब को $10 अरब ज़ाती दिया था, और वो कहते हैं हाँ और हमारा खा पी के हैं, तो फिर तो ठीक, मैं उनकी जेन्युइन बात है। फिर मीडिया को इसमें मतलब फूफे कुटने वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए। आई एग्री टू दैट अकाउंट। अगर ये पैसा पाकिस्तान के लोगों का है, सिंध के लोगों का है, टैक्स पेयर्स का है, और फेडरल हुकूमत से NFC का उनको दिया गया, और आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, बड़े जिम्मेदार बंदे हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर दाखिला रहे हैं, कोई मामूली बंदे नहीं है, आप भी बड़ी अहम पोजीशन पे। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपकी बात को सीरियस लिया जाना चाहिए। और अंदाज़ा करें, किसी ने राना सनाउल्लाह साहब से नहीं पूछा कि भाई साहब ये जो आपने बात की है इसमें कितनी सच्चाई है, या हम तहकीकात करें, या कोई एक नोटिस दे के बुला लिया जाए कि राना साहब आए, हमें बताएं कहाँ पे हुआ। यहाँ इदारे भी हैं, नैब भी है, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन भी है, और भी बहुत सारे FIA है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई तो कहीं से शुरुआत कर लेता कि भाई साहब हमें बताएं ये 3,000 अरब की क्या कहानी है। लेकिन ये उनका ज़ाती मसला है, मीडिया आपने नहीं बोला, आप चुप रहे हैं। इन दोनों का पर्सनल मसला $10 अरब जो था वो ज़ाती लोन था जो नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को दिया था। अगर उनके मुँह से निकल गया है तो आप कौन होते हैं? ये तो एक हो गई इसकी दूसरी बात। नाउ कमिंग टू द तीसरी बात, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा है और उन्होंने बिलावल को कहा है मशवरा दिया। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ज़्यादा यंग आदमी हैं, यूथ हैं, पैशनेट है, उर्दू उनकी बहुत अच्छी होगी, प्रैक्टिस उन्होंने बड़ी अच्छी कर दिया, वो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं। वो जो उनका थोड़ा सा इंग्लिश वाला लहजा था वो लहजा वगैरह ख़त्म हो गया ना, वो इज़ वेरी फ्लुएंट कि अब वो बिल्कुल उर्दू उनकी बड़ी खूबसूरत है, उर्दू भी नहीं है बिल्कुल, अब वो रवानी के साथ तकरीर करते हैं, और वो उस एग्रेसिव तकरीर भी करते हैं, मॉडरेट भी करते हैं, सारी तकरीरें जो सियासतदान को आनी चाहिए। उन्होंने बड़ा शदीद रगड़ा लगाया वहाँ पे कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, वो इस कश्मीर के इलेक्शन को बड़ा ज़ाती इलेक्शन कंटेस्ट करके लड़े, क्योंकि वही लीड कर रहे हैं। अब जो अच्छा बुरा होगा उन्हीं के खाते में जाएगा। पहले वो गिलगित से भी इलेक्शन जीते हुए, लिहाजा उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बिलावल भुट्टो को बहुत आसमान को छू रहा है। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये कश्मीर में भी उसी तरीके की ये हिस्ट्री रिपीट की जाए। गिलगित में भी आपने देखा कि उन्होंने वहाँ पर उनको हराया, नवाज शरीफ साहब भी गए थे, अब यहाँ भी गए हैं। सो बिलावल चाहते हैं कि दोनों इलेक्शंस की विक्ट्री जो है मेरे खाते में आनी चाहिए। सो ही इज़ यूजिंग ऑल द वेपन्स जो भी उनके पास हैं, सारे ज़बानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी सख्त बातों के जवाब में थोड़ा सा साद रफ़ीक साहब ने भी जवाब दिया, इनके पास भी फायर ब्रांड हैं जो ये काम कर सकते हैं, बिलावल साहब को अकेले तो नहीं है। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने उनको एडवाइस की कि बेटा ये ठीक है, छोटी मोटी नोक झोंक होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी एक दूसरे पे अटैक्स नहीं होने चाहिए। अब इसको दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि उम्र और वक्त के साथ ये तजर्बा कितना इंसान को सिखा देता है। कभी नवाज शरीफ साहब जब 85 के बाद वज़ीर आला पंजाब लगे थे और बाद में वज़ीर आज़म तक पहुँचे, तो वो पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में पहुँचे थे। उन्होंने हर किस्म की तकरीर की हुई, हर किस्म की गुस्सा किया, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा हुआ है कि पीपल्स पार्टी का नाम सुनते ही मेरा लहू खोलने लगता है। ये उनके अल्फाज हैं, और बहुत कुछ वो कहते रहे हैं, उनकी पार्टी कहती रही है। लेकिन आज मैं इसको ना पॉजिटिव देखना चाहता हूँ, उनको नवाज शरीफ साहब के इस बयान को, कि वक्त के साथ ये देखें बंदा कितना मैच्योर होता है, ग्रो होता है, कि उनको ये लगता है कि जो हमने भी तकरीरें की, बातें की, सियासी दुश्मनियाँ हमने ज़ाती बना ली, जरदारी साहब को, बिलावल को, के वालदैन को, सबको, पीपल्स पार्टी वालों केसेस बनाए, जेलों में डाला, और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, दोनों को बैठ के एक दूसरे के साथ सुलह सफाई भी करनी पड़ी और हाथ भी मिलाने पड़े और पावर शेयरिंग भी करनी पड़ी। सो एक तवील तजर्बे के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये सख्त गुफ्तगू जो है, ज़ाती हमले किसी का फ़ायदा नहीं करते। ये नवाज शरीफ साहब 75 मेरा ख्याल है शायद उनकी एज होगी इस वक्त, ये उस उम्र में पहुँच गए, उनका तजर्बा बोल रहा है। वो बिलावल को वो नहीं कर रहे, टांट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल बड़ी सीरियस उन्होंने एडवाइस की है, लेकिन अपने तजर्बे से की है। लेकिन अब ये बिलावल का क्या मसला है? बिलावल उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे नवाज शरीफ साहब खड़े थे, 85 ऑनवर्ड खड़े थे, बिलावल उस स्टेज से गुजरे। अब ये इंसानों के अपने अपने स्टाइल होता है कि हर कोई अपने तजर्बे से सीखता है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने
35-40 साल है, मुसलसल बेटर एक्सपीरियंस से सीखा है, जेलों में जाके दहशत गर्दी के इल्ज़ाम लगवा के, खुद पे मुकदमे करवा के, जलावतरियाँ भुगत के, वापस आ के डिसक्वालीफाई हो के, अब उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, इतना ज़ाती नहीं होना चाहिए, सियासत को ज़ाती नहीं लेना चाहिए। लेकिन बिलावल वॉन्ट गेट इट। जैसे नवाज शरीफ साहब नहीं समझते थे, उन्हें लगता था नहीं कि मैं अगर ये सख्त तकरीरें नहीं करूँगा तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, लोग मेरे गिर्द नहीं आएगा, इनकी भुट्टो वोट नहीं आएगा। ऐसे ही मेरा ख्याल बिलावल को फील होता है आज उसी स्टेज। सो बिलावल और नवाज शरीफ साहब के दरमियान तकरीबन 40-50 साल का जो फ़र्क है या उससे कम, वो नज़र आ रहा है आपको। एक तजर्बा बोल रहा है और एक तरफ जज्बात बोल रहे हैं, वही वाली बात। लेकिन बात उन्होंने अच्छी की है, लेकिन वही वाली बात बिलावल की बात जो है ना, जाके 75 साल की उम्र में समझ आएगी, जैसे नवाज शरीफ साहब को समझ आइए। नो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो है इंडिया में जो कुछ हो रहा है। अब इंडिया में साफ ज़रा एक फियर फैक्टर था, कोई जुरत नहीं कर सकता था मोदी साहब पे बात करे, बीजेपी पे बात करे, आरएसएस पे बात करे। अचानक जो 12 साल का खौफ था एक वहाँ पे, जिस तरह का एक टाइट ग्रिप थी, जमहूरियत में इतनी होनी नहीं चाहिए। फिर अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इतना मतलब खौफ एक तारी कर देंगे अपनी सोसाइटी पे, लोगों पे, सब पे। जो बात करेगा एंटी नेशनल है, एंटी भारत है, प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के एजेंट। हमारे यहाँ भी ये काम होता है, भारतीय एजेंट हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट है। दोनों मुल्कों के लोग जो है एक दूसरे का एजेंट बनाते रहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी को। सो ये मुफ्त में सर्टिफिकेट बढ़ते रहते हैं। अब वहाँ पे भी ये कल्चर आया, उनको स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट्स का मिडिल क्लास का मुश्तरका मसला था। 37 करोड़ स्टूडेंट्स जो है इस वक्त इंडिया में, 37 करोड़ स्टूडेंट्स ने ही इकट्ठे के, वो किसी मज़हब, किसी पार्टी, किसी रीजनलिज्म, लिंगुअलिज्म, कम्युनलिज्म के नाम पे इकट्ठे नहीं हुए थे। ये 37 करोड़ अपने ही मुस्तकबिल, नौकरियाँ, दाखिलों की वजह से इकट्ठे हुए थे। एक ऑब्जेक्टिव था जो सबको इकट्ठा कर गया, जिसमें कोई मज़हब, सियासत कुछ भी नहीं था। अब जब आपने उसको तोड़ कर लिया है, वो लोग चले गए हैं, जो इमीडिएट थ्रेट थी वो ख़त्म हुई है। अब दोबारा जब आप उनके पीछे जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा डिज़ास्टर्स होगा। आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। मैं जो थोड़ा सा मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, ये ऐसी बिट 37 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, 37 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। ये फिर आप इनके अंदर जो बिटरनेस आ रहे हैं, जो समझते हैं 2029 में शायद वोट डालने के काबिल हो जाएंगे, एक बिटरनेस उनके अंदर रहेगी, एक एनमिटी रहेगी, हमेशा के लिए वो रूलिंग पार्टी को बुरा समझेंगे और पुलिस उन पर जाएगी, मुकदमे करेगी, फ्यूचर ख़राब करेंगे, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, दाखिले नहीं मिलेंगे। तो ये क्या बनेंगे? आप उनको आउटलास बना रहे हैं, आप उनको लॉलेसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर उन पर नौकरियों के दरवाजे बंद हैं, उन पर पढ़ाइयों के दरवाजे बंद हैं, उन पर दीगर चीज़ों के ये दरवाजे बंद है, ऊपर से पुलिस उनके घरों में जा रही है, उठा रही है, पिक कर रही है, हुकूमतें उनको तोड़ फोड़ कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों ने आके बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है जो शायद नशस्ता थी, बहुत सारे उनको नहीं लगी होगी। लेकिन फिर भी हुकूमतों को, पॉलिटिशियंस को बड़ा दिल करना चाहिए। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत जो है ये काम करके उससे भी बड़ी गलती करने वाली है, और इसके रिज़ल्ट्स कोई अच्छे नहीं निकलते होते। हुकूमतें जो हैं झूठ बोलें, वादे पूरे ना करें, क्रुक शो करें, खुद को चालाक, मकार या यार करें। बहरहाल ये उनका मुल्क है, दिन वो उनको बेहतर पता है कि कैसे हमने हैंडल करना, डील करना है। लेकिन तारीख यही कहती है कि ऐसी तरीक़ें मतलब ये वापस रिवर्स नहीं होती, ये चलती रहती हैं।